हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा क्रिटिकल रीजनिंग का टॉपिक है स्ट्रेंथनिंग द कंक्लूजन। आज हम देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कैसे करें, उनको सॉल्व कैसे करें, उनमें क्या क्या ट्रैप्स होते हैं जो एग्ज़ाम्स ने हमारे लिए बिछाए होते हैं और हम उसमें फंस सकते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। और फाइनली हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन स्टेम पढ़ना होता है। क्वेश्चन स्टेम हम अब तक देख चुके हैं किससे कहते हैं, तो चलिए कुछ सैम्पल क्वेश्चन स्टेम्स देखते हैं स्ट्रेंथनिंग द कंक्लूजन टाइप के। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन स्टेम्स लिखे हैं जो कि स्ट्रेंथनिंग द कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन की ओर इंडिकेट करते हैं। तो चलिए हम उनको देखते हैं। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट। ठीक है, तो इसमें हम स्ट्रेंथन वर्ड देख सकते हैं। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट सपोर्ट द क्लेम। यहाँ पे सपोर्ट द क्लेम आ रहा है, ये भी एक तरह से अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथनिंग है। तीसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट्स द साइंटिस्ट्स हाइपोथेसिस। तो यहाँ भी ये सपोर्ट कर रहा है हाइपोथेसिस को। हाइपोथेसिस मतलब आइडिया या कंक्लूजन, जो जिसपे कोई भी साइंटिस्ट लोग यूजली एक हाइपोथेसिस या एक आइडिया प्रपोज करते हैं और उसी के लिए अपने आर्गुमेंट्स और एक्सपेरिमेंट और ये सब कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा। फोर्थ है, ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड सपोर्ट द आर्गुमेंट एक्सेप्ट। तो यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एक्सेप्ट टाइप क्वेश्चन आता है तो उसका मतलब होता है सभी सपोर्ट करेंगे सिवाय एक के। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आप आए आप उसको निगेट करके लिख लीजिए कि ईच विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट सपोर्ट द आर्गुमेंट। ठीक है, विच वन डज नॉट सपोर्ट द आर्गुमेंट। तो आपके लिए इजी हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को करना। ठीक है, तो एक चीज मैं अपने सेकंड वीडियो में भी बताया था कि अगर हम स्ट्रेंथनिंग का ऑपोजिट देख रहे हैं, ठीक है, तो उसकी क्या मीनिंग होती है। तो अगर कोई चीज स्ट्रेंथन नहीं करती किसी आर्गुमेंट को तो उसका अपोजिट होगा या तो वो वीकेंड करे या इररेलेवेंट हो, उसका कोई लेना देना ना हो। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि स्ट्रेंथनिंग द कंक्लूजन टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम समझते हैं कि स्ट्रेंथनिंग द कंक्लूजन टाइप का मतलब क्या होता है। आपको पहले वीडियो से एक इमेज याद होगी, प्रीमाइस, अजम्पशन और कंक्लूजन वाली। तो चलिए उसी की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेंथनिंग द कंक्लूजन टाइप में किया क्या जाता है एक्चुअली में। तो वो हमारी इमेज ऐसी थी कि हमारा बेस है एजम्पशन और बेस के ऊपर ये पिलर्स हमने बनाए थे और इसके ऊपर अपना रूफ टिका था। तो ये जो पिलर्स थे हमारे प्रेमाइसेस थे और बेस जो था हमारा एजम्पशन था, अनस्टेटेड पार्ट, लेकिन जो कि नेसेसरी होता है, जिसके बिना हम कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं सकते। और जो टॉप था वो कंक्लूजन था। ठीक है, तो इसमें अब हम देखते हैं कि अपने कंक्लूजन को हम स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हमको ये स्ट्रेंथन करना है तो क्या तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि एक एक्स्ट्रा पिलर जोड़ दें इसमें। ठीक है, तो कंक्लूजन और स्ट्रांग हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि एजम्पशन को भी थोड़ा और स्ट्रांग बना देते हैं। ये लीजिए एक और एजम्पशन, मतलब एजम्पशन हमने किसी तरह वैलिडेट कर दिया, या कुछ एजम्पशन में कोई अनस्टेटेड पार्ट है ना एजम्पशन का, तो हम कुछ उसी एजम्पशन को स्टेट करके वैलिडेट कर दिए। एक तरीका ये है। और तीसरा तरीका ये है कि मान लीजिए कि कोई प्रीमाइस हमारा वीक रहा हो। ठीक है, कोई प्रीमाइस हमारा वीक रहा हो, उसको हम स्ट्रेंथन कर दें। ठीक है, उसको स्ट्रेंथन कर दें तो भी हमारा कंक्लूजन स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो ये तीन तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम अपने कंक्लूजन को स्ट्रेंथन करते हैं। तो इसको चलिए फॉर्मूले लिखते हैं। तो पहला टाइप होगा न्यू सपोर्टिंग प्रेमाइस।
यानी एक अगर हम नया प्रेमाइस जोड़ दें, ठीक है, तो भी हमारा कंक्लूजन स्ट्रेंथन हो जाएगा। दूसरा होगा वैलिडेट द अजम्पशन, मतलब अजम्पशन अनस्टेटेड है, लेकिन अगर हमने इसको स्टेट करके लिख दिया कि ये ट्रू है तो भी अपना हो जाएगा स्ट्रेंथन। और तीसरा तरीका है कि फिक्स द वीक प्रेमाइस, मतलब हमारा अगर प्रेमाइस वीक था तो इसको फिक्स कर दें। तो ये 3 तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी कंक्लूजन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। क्या? पहला कि एक नया सपोर्टिंग प्रेमाइस दे दें इसके लिए, दूसरा एजम्पशन को वैलिडेट कर दें, और तीसरा एक जो भी हमारा वीक प्रेमाइस था, वीक एविडेंस था, वीक क्लेम था, उसको हम फिक्स कर दें। ठीक है, तो चलिए अब कुछ हम ट्रैप्स देखते हैं जो एग्जामिनर्स या एग्जाम्स हमारे लिए सेट करते हैं ताकि हम उनमें फंस जाएं और अपना ये क्वेश्चन गलत कर दें। तो आपको याद होगा कि आइडेंटिफाइंग द अजम्पशन टाइप में हमने 3 ऐसे रॉन्ग आंसर टाइप्स देखे थे। एक था नो टाइड टू द कंक्लूजन, दूसरा था कि को रिलेटेड बट द कॉज इज रॉन्ग, एंड तीसरा था कि बी केयरफुल विद द क्वांटिफायर्स। तो यहाँ भी रफली हम सेम कह सकते हैं कि उसी टाइप के ट्रैप्स हो सकते हैं। तो एक तो ये होता है कि नो टाइड टू द कंक्लूजन, मतलब जो भी हमारा क्लेम या आंसर चॉइस है उसका कंक्लूजन से कोई लेना देना नहीं है, या ये कह सकते हैं इररेलेवेंट है। ठीक है, और ये मैं कह रहा हूं ये हमारे ट्रैप्स हैं। तो ट्रैप्स एक हो सकता है नो टाइड टू द कंक्लूजन या इररेलेवेंट, दूसरा हो सकता है रॉन्ग डायरेक्शन। इसमें यह है कि अगर आर्गुमेंट में आपका दिया है कि x इज कॉजिंग y, आंसर चॉइस दिया होगा y इज कॉजिंग x, इस टाइप का। तो अगर कभी आप जल्दी से क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो आप ध्यान नहीं देंगे और इस टाइप के आंसर चॉइसेस को मार्क कर देंगे। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम देखते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखा है जो जीमैट में कभी पूछा गया था, तो चलिए हम आज इसी को सॉल्व करते हैं। आर्गुमेंट है द Earth's resources are being depleted much too fast. To correct this, the US must keep its resources consumption at present levels for many years to come. Which of the following, if true, would most strengthen the argument above? तो यहाँ मैंने देखा कि strengthen the argument type क्वेश्चन है। तो पहला काम जैसा कि हम हमेशा करते हैं, किसी भी आर्गुमेंट को पढ़ते थे तो अपने नोट्स बनाते हैं। यहाँ मैं उस स्टेप को दोबारा नहीं करूँगा, तो आप अपने से कर सकते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, राइट? तो उसने कहा है कि यूएस मस्ट कीप इट्स रिसोर्स कंजम्पशन एट प्रेजेंट लेवल फॉर मेनी ईयर्स टू कम, ये इसका कंक्लूजन है। और एक प्रेमाइस दिया है कि अर्थ रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लीटेड मच टू फास्ट। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ प्रेमाइस कंक्लूजन। प्रेमाइस ये है कि अर्थ रिसोर्सेज डिप्लीटेड फास्ट, और कंक्लूजन ये है देयरफॉर यूएस मस्ट मेंटेन प्रेजेंट लेवल कंजम्पशन फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, ये मैंने अपने शॉर्ट्स नोट्स बना लिए। शॉर्ट नोट भी मेन नोट जितने ही बड़े लग रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए। आंसर चॉइसेस पढ़ने से पहले एक काम ये करते हैं कि हम प्रेमाइस और कंक्लूजन में एक्चुअली में एक एजम्पशन है, तो वो एजम्पशन पहले खोजने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि अर्थ के रिसोर्सेज बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं, इसलिए यूएस को अपना जो करंट कंजम्पशन लेवल है वो बनाए रखना चाहिए बहुत सालों के लिए। तो यहाँ एजम्पशन ये है कि यूएस को ही क्यों बनाए, मतलब कंक्लूजन यूएस के बारे में ही क्यों है और कंट्रीज के बारे में क्यों नहीं है। तो एक एजम्पशन तो यहाँ ये है कि यूएस ही सबसे फास्ट खत्म कर रहा होगा, है ना। यूएस इज फास्टेस्ट डिप्लीटर, अगर ऐसा वर्ड भी है तो, डिप्लीटर ऑफ रिसोर्स। एक एजम्पशन तो ये हो गया कि यूएस को ही क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यूएस ही अगर सबसे तेज खत्म कर रहा होगा तो ही कंक्लूजन होल्ड करेगा। दूसरा कि
ऐसा करने से हमारे अर्थ के रिसोर्सेज डिप्लीट नहीं होंगे फास्टली, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि एक्चुअली मेकिंग यूएस मेंटेन द करंट लेवल विल नॉट लीड टू द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फास्टर, ठीक है। दूसरा मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये होगा। और तीसरा क्या हो सकता है कि और कोई कंट्री फ्यूचर ईयर्स में भी यूएस से ज़्यादा डिप्लीट नहीं करेगी रिसोर्स, एक एजम्पशन। तीसरा एजम्पशन ये हो जाएगा कि नो अदर कंट्री डिप्लीटिंग फास्टर इन फ्यूचर, ठीक है। तो एक तीसरा एजम्पशन ये हो जाएगा। तो चलिए, मेरे हिसाब से इतने सफिशिएंट है। अब आंसर चॉइसेस देखते हैं। पहला है न्यू रिसोर्स डिपॉजिट्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली डिस्कवर्ड। नए नए रिसोर्स के डिपॉजिट डिस्कवर होते जा रहे हैं। उप्स, ये तो वीकेन कर दिया आर्गुमेंट को। आर्गुमेंट ये था कि इसलिए चूंकि रिसोर्सेज बहुत तेज खत्म हो गए, इसलिए यूएस को अपना कंसर्न कंजम्पशन लेवल बनाए रखना था। पर अगर ऐसा है कि नए नए रिसोर्स मिलते जा रहे हैं, तब तो यूएस को कोई करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब इसने वीकेन कर दिया। तो आप इसको डायरेक्टली काट दीजिए और इसके आगे W लिखिए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होती है। उसमें ये होता है, लास्टली हम हमेशा ऐसा करते थे कि किसी को रूल आउट करते थे और किसी को मे भी रखते थे, और जो हमें लगता था फाइनली हो चुका है उसको हम टिक करते थे। यहाँ पे इसके अलावा एक और काम करेंगे कि स्ट्रेंथन और वीकनिंग S और W यूज कर लेते हैं। तो इससे हमें याद रहेगा कि कौन कौन सा क्या कर रहा था। एक्चुअली में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे स्टेटमेंट है मोस्ट स्ट्रेंथन। तो ऐसा हो सकता है कई बार आंसर चॉइसेस में कि दो आंसर चॉइसेस स्ट्रेंथन कर रहा हूँ, लेकिन एक कम कर रहा हूँ, एक ज्यादा कर रहा हूँ। तो हमें ज्यादा वाले को मार्क करना है, इसलिए स्ट्रेंथन और वीकनिंग लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप चाहिए तो स्मॉल s या कैपिटल S लिख सकते हैं, या S लिख लीजिए, S डबल कर दीजिए। ये हो जाएगा कि इट वुड मोर स्ट्रेंथन, ही लेस स्ट्रेंथन। जो भी आपको सूटेबल पड़े आप वो यूज कर सकते हैं। चलिए, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये वीकेन कर रहा है। दूसरा ऑप्शन चॉइसेस कर रहा है कि यूएस कंज्यूम्स 1/3 ऑफ ऑल रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड। तो अगर यूएस ही 1/3 रिसोर्सेज यूज कर रहा है वर्ल्ड के, तो बाकी इतनी सारी कंट्रीज मिला के 2/3 कर रही हैं। तो यहां पे ऑथर ये कहना चाह रहा है कि यूएस इज द फास्टेस्ट डिप्लीटर ऑफ रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड। तो एक तरह से ये हमारा एजम्पशन जो था उसी को उसने मतलब वैलिडेट किया है। तो ये आंसर चॉइसेस हो सकता है, ये सपोर्ट कर रहा है, इसको अभी रखते हैं, ठीक है। सी देखते हैं, अदर कंट्रीज नीड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मोर देन यूएस डज। ये इररिलेवेंट है। अदर कंट्रीज को इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए यूएस से ज्यादा, ये इसका इस कंक्लूजन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन इस प्रेमाइस पे टिका था, ठीक है, और ये कुछ और बात कर रहा है, ये इररिलेवेंट बात है, तो इसको रूल आउट कर देते हैं। डी आंसर चॉइस कह रहा है अदर कंट्रीज हैव एग्रीड टू होल्ड देयर रिसोर्सेज कंजम्पशन एट प्रेजेंट लेवल। ओके, ये सुनने में तो ये अच्छा लग रहा है। ये हमारा एक आंसर चॉइसेस था ना कि नो अदर कंट्री डिप्लीट्स फास्टर देन इन फ्यूचर, ये उस टाइप का लग रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से दोबारा पढ़िए, बाकी कंट्रीज ने ये सहमति जताई कि वो अपना रिसोर्स कंजम्पशन जो प्रेजेंट लेवल है उसी पे बनाए रखेंगे। तो अगर ऐसा है तब तो यूएस को कोई करने की जरूरत नहीं है। अगर बाकी कंट्रीज अपना रिसोर्सेज कंजम्पशन अगर बनाए रख रही हैं तो फिर यूएस को क्यों करना है? ये तो कंक्लूजन ही फिर इसका इनवैलिड हो गया। तो बेसिकली ये वीकेन कर रहा है आर्गुमेंट को, तो ये आंसर चॉइस नहीं हो सकता, ठीक है। अब लास्ट पे आते हैं, यूएस हैज बीन कंजर्विंग रिसोर्सेज फॉर सेवरल ईयर्स। इसका क्या लेना देना इससे? तो ये भी नहीं होगा।
तो बेसिकली यही अपना आंसर हो जाएगा बी वाला। He has consumes 1/3 of all resources in the world। ये मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, ये भी जीमैट में कभी पूछा गया था। तो चलिए इसको देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा आर्गुमेंट यहाँ से यहाँ तक है। ये कहता है द वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ इट्स क्वालिटी टू इट्स प्राइस। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है, इसको अगर मैं शॉर्ट नोट्स बनाते चलूँ साथ साथ में, तो वैल्यू जो है रेशियो है क्वालिटी अपॉन प्राइस। हायर द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट द बेटर विल बी इट्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन। हायर द वैल्यू, दिस इंप्लाइज बेटर द पोजीशन। ठीक है, therefore either increasing the quality or lowering the price will increase the likelihood that consumers will select the product rather than a competing one। तो ये कह रहा है कि ये तो अपना प्रेमाइस है, ये प्रेमाइस है, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि या हम क्वालिटी बढ़ाएं या प्राइस घटाएं, क्वालिटी बढ़ाएं या प्राइस घटाएं। तो बेसिकली वैल्यू कह रहा है कि अगर हमने वैल्यू इंक्रीज की तो अगर हमने वैल्यू इंक्रीज की तो हमारा प्रोडक्ट सेलेक्ट होगा अपने कंपटीटर्स के ऊपर। ठीक है, तो हायर वैल्यू शुड बी गुड थिंग, दैट इज या तो आप क्वालिटी बढ़ाइए या प्राइस घटाइए, जिसकी वजह से वैल्यू बढ़ेगा। और अगर वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा कंपटीटिव पोजीशन बढ़ेगा, और कंपटीटिव पोजीशन बढ़ेगा तो हमारा प्रोडक्ट्स की बिक्री ज्यादा होगी या उनको प्रेफर किया जाएगा बाकी कंपटीटर्स के ऊपर। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट स्ट्रेंथन, यानी स्ट्रेंथन देयर कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन है। तो एक एजम्पशन पहले कोशिश करते हैं कि एजम्पशन समझने की। तो एजम्पशन क्या हो सकता है? देखिए बेसिकली मतलब कंज्यूमर्स दोनों प्रोडक्ट देखेंगे, लेकिन वो ये चेक करेंगे कि जिसका प्रोडक्ट की वैल्यू अच्छा है, जो जिसका या तो क्वालिटी अच्छा है या प्राइस कम है एज कंपेयर टू कंपटीटर, गिवन सभी चीजें इक्वल हैं, उनको लोग प्रेफर करना चाहेंगे। और दूसरा एजम्पशन ये हो सकता है सिर्फ यही दो चीजें ही फैक्टर्स हैं, इसके अलावा और कोई फैक्टर होगा तो वो इस आर्गुमेंट के हिसाब से इररेलेवेंट है। तीसरी चीज, जो क्वालिटी अगर प्रोडक्ट की है, देखिए क्वालिटी एक ऐसी चीज है जो जिसको मतलब डिफर करती है पर्सन टू पर्सन। तो अगर कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी है तो जो उसकी एक्चुअल क्वालिटी है वर्सेस जो इंसान एज्यूम कर रहा है वो मतलब सेम होनी चाहिए। तो ये तीसरा एजम्पशन होगा। इसके अलावा और भी एजम्पशन हो सकते हैं, लेकिन हम उनको अभी रखते हैं। ठीक है, उनको छोड़ते हैं, अभी आंसर चॉइसेस पे पहुंचते हैं। चलिए देखते हैं। पहला कहता है इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट विदाउट चेंजिंग कॉम्पिटिटिव पोजीशन। ये कह रहा है कि इंक्रीज क्वालिटी और प्राइस। यहां हमने बताया था वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। इस पूरे आर्गुमेंट का कंक्लूजन ये है कि वैल्यू ही इंक्रीज होनी चाहिए। वैल्यू इंक्रीज तब होगी जब क्वालिटी इंक्रीज होगी या प्राइस डिक्रीज होगा। यहाँ ये दोनों को इंक्रीज करने की बात कर रहा है। ठीक है, और इसका एक्चुअली में इससे कुछ लेना देना भी नहीं है। ये बात कर रहे हैं कि दोनों बढ़ सकते हैं, इट इज पॉसिबल, लेकिन उसका इस कंक्लूजन से कोई लेना देना नहीं है कि इस वजह से प्रोडक्ट ही उसको मतलब कंज्यूमर्स इस प्रोडक्ट को लेंगे। तो बेसिकली इसको हम रूल आउट कर सकते हैं। बी ऑप्शन पे पहुंचते हैं। फॉर सर्टेन सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर्स हायर प्राइस्ड ब्रांड आर प्रेफर्ड टू लोअर प्राइस्ड ब्रांड्स। एक्चुअली में इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ ब्रांडिंग की तो बात ही नहीं की गई है। ठीक है, हायर प्राइस ब्रांड और वो भी सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स की, तो ये भी इररेलेवेंट है। इसको भी हम रूल आउट कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स ऑफन ट्राई टू अपील टू डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, कोई दो प्रोडक्ट्स हैं कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, वो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर्स को कैटर करते हैं। अगर ऐसा है तो क्या ये हमारे कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा है? मतलब हमारा कंक्लूजन तो ये कह रहा था कि वैल्यू बढ़ेगी तो लोग उसे खरीदेंगे, तो उसका इसका इससे अगेन कोई लेना देना नहीं है। तो इसको भी हम रूल आउट कर सकते हैं। डी कहता है कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट
कैन बी अफेक्टेड बाय फैक्टर्स सच एज एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड लॉयल्टी। ये तो हमने अभी डिस्कस किया था कि कॉम्पिटिटिव पोजीशन को और भी अगर कोई चीज अफेक्ट करते हैं तो उसका इस आर्गुमेंट से कोई लेना देना नहीं है, इवन दो अगर एक्चुअल जिंदगी में इससे कोई फर्क पड़ता भी हो तो इस आर्गुमेंट के हिसाब से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम अगर 4 एलिमिनेट कर चुके हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली यही आंसर होगा, लेकिन एक बार इसको पढ़ते हैं। कंज्यूमर्स परसेप्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट आर बेस्ड ऑन द एक्चुअल क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। ये हमने एक अजम्पशन लिया था, उसी को इसने वैलिडेट भी कर दिया इनफैक्ट, कि देखिए हम कह रहे हैं कि वैल्यू बढ़ेगी तो ही उसे लोग प्रेफर करेंगे अपने कंपटीटर्स के ऊपर। वैल्यू कैसे बढ़ेगी? या तो क्वालिटी बढ़े या प्राइस घटे। तो क्वालिटी जो चीज है, क्वालिटी तो चलिए अगर हमने बढ़ा दी, लेकिन क्या कंज्यूमर्स के दिमाग में भी वही क्वालिटी रहेगी? मतलब हम तो कह रहे हैं हमारी क्वालिटी बढ़ गई, लेकिन कंज्यूमर्स को परसीव भी तो करना चाहिए। तो यही कह रहा है कि कंज्यूमर का परसेप्शन जो है किसी प्रोडक्ट का, वो उसके एक्चुअल क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आपकी प्रोडक्ट, आपका कोई प्रोडक्ट था, ठीक है, उसकी क्वालिटी पहले स्केल ले लेते हैं 1 to 100। 100 मतलब बेस्ट और 1 मतलब वर्स्ट। तो अगर इस प्रोडक्ट की क्वालिटी मान लीजिए इस समय 70 थी, अब आपने इस क्वालिटी को इंक्रीज करके 95 पे लिया है, ठीक है। लेकिन अगर कंज्यूमर इसे फील ही नहीं कर सकता कि भाई ये चेंज हुआ है, हाँ, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं रहा ना, उसकी फिर वैल्यू कैसे बढ़ेगी? तो बेसिकली कंज्यूमर के माइंड में जो क्वालिटी है वो उसकी एक्चुअल क्वालिटी से कोरिलेटेड है, ठीक है। अगर ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही है, तो ही ये हमारा मतलब कंक्लूजन वैलिड होगा। तो बेसिकली ये करेक्ट आंसर हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम यही स्ट्रेंथनिंग द कंक्लूजन टाइप पे देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वीकनिंग द कंक्लूजन देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।